केमिस्ट्री क्लासेस बाय कुशागर शर्मा आपके सामने लेकर आ रहे हैं चैप्टर वाइज सीरीज बिफोर द एग्जाम। 28 को आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का फाइनल फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ पेपर बाय सीबीएसई। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लाइक सॉल्यूशन चैप्टर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेनरीज लॉ, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है? हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन फेज एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, के एच यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है और P यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एप्लीकेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और जब बोतल्स को सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर तो इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा, जब कोई पर्सन स्कूबा डाइविंग करता है तो ही और शी इंश्योर कि वो एक टैंक लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है जिसके अंदर 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होती है। ये बेसिकली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के इफेक्ट को, जो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, उसके इफेक्ट को, टॉक्सिक इफेक्ट्स को अवॉइड करती है। इसको पर्टिकुलरली बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, जो कि फेस करनी पड़ती है डीप सी स्कूबा डाइवर्स को। तो इससे बचने के लिए हम लोग ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ का यूज होता है। थर्ड, हमारे पास जब बहुत हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड पर जो लो ब्लड ऑक्सीजन है उससे जो क्लाइंबर्स होते हैं दे बिकम वीक एंड दे मेक देम अनेबल टू थिंक क्लियरली, विच आर द सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड एज अनोक्सिया। तो बेसिकली ये हेनरीज लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ को अच्छे से पढ़ें, हेनरीज लॉ को, और हेनरीज लॉ के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में रीड आउट करें। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी आप लोग इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये रॉल्स लॉ हमारे पास वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए भी यूज किया जाता है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। अब बेसिकली रोल्स लॉ सबसे पहले हम वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए करते हैं। वोलेटाइल का मीन क्या होता है? वोलेटाइल का मीन है कि जिसके वेपर्स बनते हैं इजिली। तो हमारे पास दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे पास वोलेटाइल हैं। तो दोनों का जो हम पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के ही मोल फ्रैक्शन के। जैसे अगर हम पी ए करते हैं तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, पी बी करते हैं तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो देन पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। रॉल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स इन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स के लिए भी, जहां पर हमारे पास हम इसका एक्सप्रेशन रीड आउट करते हैं। आप लोगों ने अपने नोट्स में रीड आउट किया होगा और पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी बुक में, जहां पर हमारे पास इसका एक्सप्रेशन, जो इसका एंड हमारा एक्सप्रेशन आता है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेसिकली होता क्या है, जब हम एक सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट के ऐड करने से जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। तो वो डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो सोल्यूट पार्टिकल्स दे टेक्स प्लेस द दे टेक्स प्लेस द यू कैन से उसकी जगह ले लेते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, और सॉल्वेंट पार्टिकल की जब जगह ले लेते हैं तो वहां से वो वेपराइज नहीं होते, जिसके कारण से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पंचकुला रीजन के अंदर ये क्वेश्चन आया भी था। हाउ इट बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, एक ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, बहुत एक कंपोनेंट बहुत वोलेटाइल है जो कि गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और रोल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी ए नॉट। बेसिकली इन दोनों के अंदर जब हम एक्सप्रेशन करके देखें तो इनके अंदर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, उसी का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, जैसे हेनरीज लॉ के अंदर के एच आता है और रोल्स लॉ के अंदर पी ए नॉट या पी बी नॉट आता है। तो दोनों का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अगर वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो देन इट बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ।
देन हमारे पास रोल्स लॉ से हम लोग पढ़ते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर जो रोल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, उनके अंदर कोई डेविएशन नहीं होती डेल्टा एच और डेल्टा वी की। बेसिकली उनके अंदर दोनों ही डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है। उनके अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट का और रिजल्टेंट टोटल वेपर प्रेशर होता है वो भी सेम रहता है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस उनके अंदर सेम रहती हैं। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के, सॉरी पॉजिटिव में आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस बेंजीन, टोलीन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और फिर आते हैं हमारे पास वो सॉल्यूशंस जो आइडियल सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करते, बेसिकली उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बेसिकली उनके अंदर डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू मोर देन जीरो होती है, उनके अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का और टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है एज एक्सपेक्टेड, और उनके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक होती हैं। बेसिकली अगर ज्यादा वेपर प्रेशर आसपास एग्जिस्ट करता है तो ज्यादा वेपर प्रेशर का मतलब ही यही है कि ज्यादा वेपर प्रेशर मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक हैं, तभी वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर और मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन का हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन का, बेसिकली ये आइडियल सॉल्यूशंस की लाइन है जो डैश में है, और ये जो कर्व है ये कर्व रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डेविएशन को। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जब रोल्स लॉ को वो फॉलो नहीं करते तो उनका डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों ही लेस देन जीरो है, उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो कंपोनेंट का वो वीकर होता है, और उनके अंदर जो इंटरेक्शंस है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव डेविएशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी। कारण उसका ये भी है कि क्यों होंगी स्ट्रॉन्गर, बेसिकली तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं होता, कम वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होंगी तो वो वेपर्स की फॉर्मेशन ही बहुत लेस करेंगी। फिर हमारे पास आते हैं कुछ इसके एग्जांपल, जैसे क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। इसको बोल्ड किया हुआ है क्लोरोफॉर्म एसीटोन को, इसको ध्यान से करना। क्लोरोफॉर्म एसीटोन का एग्जांपल एज इट इज भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि वाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। कारण उसका ये भी होता है, क्यों शो करता है डेविएशन, बिकॉज जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर को हम लोग ऐड करते हैं तो मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से जो ऑल ओवर सॉल्यूशन है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो जिसके कारण से उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ कर्व आता है डैश लाइन से। यहाँ पर देखो डैश लाइन से ऊपर की तरफ कर्व है, यहाँ डैश लाइन से नीचे की तरफ। अगर आइडियल के लिए लिखें तो ये डैश लाइन आइडियल को रिप्रेजेंट करती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स बेसिकली बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज के अंदर, और वो बॉईल करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसी मेथड से प्रिपेयर की जाती है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन मेथड से। तो ये दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट आइदर ऑफ द कंपोनेंट से कम होता है, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है उनका आइदर ऑफ द कंपोनेंट से ज्यादा होता है। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपने याद रखना है, एक एग्जांपल इसका याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जैसे जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करें, लाइक आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइक हमारे पास एक हमने गिलास वाटर का लिया और उसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी का डाला। तो 1 चम्मच चीनी का डालने से उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका बॉइलिंग है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वही जैसे हम उसको बॉईल कर रहे हैं, लेट इट बी, तो अगर हमारे पास प्योर पानी है, सिंपल पानी है,
हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, बट हम उसमें 1 चम्मच चीनी का डाल देंगे तो 1 चम्मच चीनी के डालने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हम 10 चम्मच चीनी के डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा एलिवेट हो जाएगा एज कंपेयर टू 1 चम्मच। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब भी वेपर प्रेशर की बात की जाती है तो वेपर प्रेशर हमारे पास जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, अगर हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लें तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे ही हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट के ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट की जगह ले लेते हैं, जिसके कारण से वो वेपराइज नहीं होते। सोल्यूट पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है तो वो वेपराइज नहीं होते, जिससे उसका वेपर प्रेशर ऑल ओवर कम हो जाता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जैसे मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं, सोल्यूट के ऐड करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे पास एक टॉपिक है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर हमारे पास आयटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बारे में बताता है, और ये रेशियो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कॉलिगेटिव कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो हम वेंट हॉफ फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है जिसके आयंस बनते हैं, तो वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर टेक पार्ट करता है, और हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ उसके फॉर्मूला के अंदर वो वेंट ऑफ फैक्टर को हमने इंक्लूड करना होता है। बेसिकली एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मोलर मासेस के ऊपर फर्क पड़ता है जब हम इनके कैलकुलेट करते हैं मोलर मासेस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों केसेस अलग अलग हैं, तो इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसको हम किसी की भी उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मोलैरिटी defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Molality, it is defined as number of moles of solute represented present in 1 kg of solvent. Parts per million, it is the parts of the component per million parts of a solution. आपने अच्छे से लर्न करके जाना है, कोई भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। व्हाई डू एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन लेक्स रेदर देन इन समर, इन विंटर रेदर देन इन समर? तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर वाटर एज कंपेयर टू हॉटर वाटर। कारण उसका ये होता है क्योंकि जितना कोल्ड वाटर होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस उसके अंदर ज्यादा होगी, जितना टेम्परेचर राइज करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस उतनी ही कम होती रहेगी। तो कोल्ड वाटर के अंदर मोर गैसेस आर डिसॉल्व्ड एज कंपेयर टू हॉट वाटर, सो दैट्स व्हाई एक्वेटिक फिशेस फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। नेक्स्ट, मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है मोलैरिटी से? मोलैलिटी को इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज मोलैलिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। बिकॉज मोलैलिटी के अंदर हम लोग लेते हैं, अगर हम इसको इसकी डेफिनेशन लें दिखें तो इसमें हम लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैरिटी के अंदर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर बट वेट ऑफ सॉल्वेंट इज डजंट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, सो molality is more preferred as compared to molarity. Next है, what is vapor pressure of a liquid solution? It is the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid solution at a particular temperature. जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वेपर्स जब वो इक्विलिब्रियम में होती हैं लिक्विड के साथ या सॉल्यूशन के साथ, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसका हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of glucose is lower than that of water? ये इसलिए होता है बिकॉज ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो कि प्रिवेंट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने से, जिससे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकर करती है। तो दैट्स व्हाई ग्लूकोज के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने के कारण से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने से रोक देता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर?
अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक बीकर है, उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने ऐड की हुई है, और उसके दोनों साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक हमारे पास सॉल्यूशन साइड है और एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट साइड है, तो वाटर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड की तरफ वाटर मूव करेगा, यानी कि सॉल्वेंट मूव करेगा, इस मूवमेंट को जो गवर्न करेगा वो ऑस्मोसिस है। दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज बेसिकली अ मेथड, और ऑस्मोसिस इज बेसिकली अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जब हम इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना एक्सेस प्रेशर हम लोग लगा देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या फिर जिस प्रेशर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, आप लोग इनमें से कोई भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस। अगर सेल में से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाएं, बाहर चले जाएं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेल में से, तो उसको बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। और अगर वो सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इनटेक कर ले, तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ऐसा होता है अक्सर, जैसे हम लोग ग्रेप्स का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ग्रेप्स को एक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ओवरनाइट रख दें, तो उसके अंदर क्या होगा, ग्रेप्स जो हैं वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर एक्सोस्मोसिस शो करेंगे और सुबह के टाइम वो श्रिंक हो जाएंगे। बट वहीं हम एक आलमंड को या किशमिश को, कैश्यू को हम लोग पानी के अंदर ओवरनाइट रखें, तो जो बादाम है, आलमंड है, वो वाटर को गेन कर लेगा। जब हम सुबह देखेंगे उसको तो वाटर को गेन कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो बेसिकली बाहर से अंदर आना पानी एंडोस्मोसिस, और अंदर से बाहर जाना पानी इज एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर रेदर देन इन कुकिंग पैन बिकॉज हायर द प्रेशर हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फास्टर इज द कुकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 17th क्वेश्चन, वाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट एट रूम टेम्परेचर फिजिज ऑन ओपनिंग। आपने फिजिज वाला एग्जांपल देखा होगा, जैसे ही हम लोग सोडा वाटर की बॉटल होती है जो, हम जब उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो जब हम उसको ओपन अप करते हैं इट फिजिज आउट, बिकॉज प्रेशर का डिफरेंस है, because pressure inside the bottle and solubility of carbon dioxide reduces when the soda water bottle is opened at room temperature and normal pressure condition, therefore causing the gas bubble to escape and soda water fizzing। तो बेसिकली ये एक जनरल प्रोसेस है कि जैसे ही हम लोग उसको बाहर ओपन अप करेंगे, तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो प्रेशर है, गैसेस हैं, वो बाहर आने की कोशिश करेंगे एंड इट कम्स आउट विद अ फिज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड एरियाज इन हिली एरियाज, स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज। बेसिकली जब किसी भी स्नो कवर्ड एरिया, हिली एरियाज के ऊपर हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, तो सॉल्ट जैसे ही हम स्प्रिंकल करते हैं तो वहां पे डिप्रेशन ऑन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस करता है, जिसके कारण एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड हेल्प्स इन क्लियरिंग द रोड्स। बेसिकली ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो जो होती है वो कवर करती है रोड्स को, तो वहां पर हम स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट को, जिससे कि वो इजिली वो साफ हो जाता है, रोड साफ हो जाती है, रोड से स्नो साफ हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हमारे पास कोई प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का, देखो वही ऑस्मोसिस वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमारे पास एक बिकर सिस्टम है, उस बिकर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, एक तरफ सॉल्वेंट साइड है, एक तरफ सॉल्यूशन साइड है। पानी जो है, जैसे हम पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ अपने आप मूव करता है, बट अगर हम सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, बेसिकली ऑस्मोसिस से रिवर्स डायरेक्शन में, और इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जितने भी आरओज होते हैं, आरओ सिस्टम है,
रिवर्स ऑस्मोनाइज सिस्टम होते हैं, उनके अंदर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के लिए किस ऑर्डर में। तो बेसिकली जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है जैसे फ्लोरीन की, तो उसका हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिससे कि जिसके कारण से क्या होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तो उसके जो आयंस होंगे वो ज्यादा बनेंगे, लार्जर एक्सटेंट पे वो आयनाइज होगा, और जितने लार्जर एक्सटेंट पे आयंस बनेंगे उतना ही ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अक्कर करेगा, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो दैट इज द कनेक्शन इन बिटवीन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सबसे अच्छी है मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम चारों प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर का एडवांटेज क्यों होता है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर को एक तो मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, मोलैरिटी को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, और इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होता है इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो इस वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके अंदर हम लोग इसको बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं, बिकॉज इसको यूज करना इजी है हमारे पास, इसको डाइल्यूट करना हमारे लिए इजी होता है एज कंपेयर टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसके लिए हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसके लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसके लिए हमें बॉइलिंग करनी पड़ती है। ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पर ही टेक्स प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर अ कंपाउंड व्हिच अंडरगोज डाइमराइजेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो डाइमराइजेशन जब भी वर्ड आएगा तो दैट इज 1/2, अगर आ गया ट्राइमराइजेशन तो दैट इज 1/3, अगर आ गया टेट्रामराइजेशन तो दैट इज 1/4। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोलर केसीएल का हायर होता है 1 मोलर यूरिया से, बिकॉज केसीएल के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आयंस के अंदर टूटता है जिससे कि वो आयंस उसके ज्यादा डिसोसिएट करेंगे, बट यूरिया डिसोसिएट नहीं करता, तो जिस वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो केसीएल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूरिया। नेक्स्ट है, जब मर्क्यूरिक आयोडाइड को एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के के अंदर हम ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट रेस की हो जाता है। बेसिकली ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के कारण होता है K2HgI4, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के डिक्रीज करते हैं जिससे फ्रीजिंग पॉइंट रेज हो जाता है। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आता, बट यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट रेस करता है बिकॉज एसोसिएशन हो जाती है, दैट्स व्हाई। देन यूनिट्स ऑफ केएफ एंड केबी क्या होते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट स्टिल इट डिसॉल्व्स इन वाटर रेडिली, बिकॉज इस केस के अंदर एंट्रोपी चेंज होता है, और जिसके केस के अंदर एंट्रोपी चेंज होता है बेसिकली इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव के कारण इसका जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव है। तो जब इसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो दैट्स वाई हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर ये प्रोसेस डिसोल्यूशन के कारण से, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। थैंक यू सो मच।